हमारे पास सवाल आया था हमारी ईमेल आईडी khazanabadhao@gmail.com पे। सवाल था शिरीष गुप्ता जी का। उन्होंने बहुत सारी यूलिप में निवेश किया हुआ है और जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें यूलिप बंद करके म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करना चाहिए, क्या ये सही स्ट्रैटेजी होगी। यहाँ दो कंडीशन है, कुछ यूलिप के 5 साल पूरे नहीं हुए यानी लॉक इन ख़त्म नहीं हुआ है और कुछ यूलिप के लॉक इन ख़त्म हो चुके हैं। तो ये आज का वीडियो शिरीष गुप्ता जी के लिए और साथ ही उन सभी लोगों के लिए जो यूलिप में निवेश करते हैं और कर चुके हैं पहले भी, और कहीं ना कहीं उनके जहन में ये सवाल रहता है कि क्या मैंने सही फैसला लिया था निवेश का और क्या मुझे अपना यूलिप बंद कर देना चाहिए और वो पैसा म्यूचुअल फंड की तरफ मोड़ देना चाहिए। तो ये सही स्ट्रैटेजी है या नहीं, इस पर हम आखिर में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर आप यूलिप को बंद करते हैं वक्त के पहले, टेन्योर के पहले, तो किस तरह के चार्जेस लगते हैं, आपको कितना पैसा वापस मिल सकता है, इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए ताकि आप सोच समझकर सही जानकारी के साथ आगे कोई भी फैसला करें। तो यूलिप में दो सिचुएशन है, कुछ यूलिप जिनके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, राइट। तो लॉक इन के पहले और लॉक इन के बाद। सबसे पहले बात करेंगे लॉक इन अगर पूरा नहीं हुआ है यूलिप का तो क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास यूलिप है और उसका अभी लॉक इन ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब 5 साल के पहले का ही दौर चल रहा है और आप प्रीमियम नहीं देते हैं किसी एक प्रीमियम देने की तारीख पर, तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। सबसे पहले अगर आप उस 30 दिन में भी पैसे नहीं देते हैं, प्रीमियम नहीं भरते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी एक डिसकंटिन्यूएंस चार्ज लगाती है। वो चार्ज लगाकर आपके पैसे जो है शिफ्ट कर दिए जाते हैं डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड में। ओके, अब ये डिसकंटिन्यूएंस चार्ज कितना होता है, इसके लिए आपको अपनी पॉलिसी का जो डॉक्यूमेंट है वो खोल के अच्छे से देखना होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हमने 2 पॉलिसी के ब्रोशर चेक किए। एक था HDFC लाइफ का क्लिक टू वेल्थ, उसके रिटेल ब्रोशर में जो ये डिसकंटिन्यूएंस चार्ज है उसके बगल में निल लिखा हुआ था, मतलब कोई चार्ज नहीं लगता है। वही दूसरी तरफ ICICI प्रूडेंशियल का एक जो पॉलिसी है, ICICI प्रू सिग्नेचर आई गेस, यस, तो उसके ब्रोशर में जो डिसकंटिन्यूएंस चार्ज था कुछ इस तरीके से था। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले साल में लोअर ऑफ 20% ऑफ AP और फ्यूचर वैल्यू, AP इज़ एनुअल प्रीमियम, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 3000 रुपीज़। और यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है 50,000 से कम और ज़्यादा प्रीमियम वालों के लिए, और पहले साल में कितना लगेगा, दूसरे तीसरे चौथे साल में कितना लगेगा, ये डिटेल है। 5वें साल से यहाँ भी लिखा हुआ है कि निल होगा। तो हो सकता है कि अलग अलग प्लान में डिसकंटिन्यूएंस चार्ज अलग अलग हो, इसलिए आपके लिए अपना जो डॉक्यूमेंट है पॉलिसी का वो देखना बहुत ज़रूरी है। आगे क्या होता है, जब आपके जो पैसे हैं वो चले जाते हैं डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड में, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको इत्तला करती है एक बात के बारे में। वो बात ये है कि फर्स्ट अनपेड प्रीमियम की जो तारीख है उसके बाद से 3 साल तक आपको वक्त मिल सकता है अपनी पॉलिसी को रिवाइव करने का। ये ऑप्शन आपको कंपनी दे रही है। आपको ये लग सकता है कि चलो प्रीमियम तो जा नहीं रहा मेरे पास से, ये पैसे मैं म्यूचुअल फंड में लगा दूंगा, ये पॉलिसी ले लेते हैं, ये वाला 3 साल का रिवाइवल पीरियड वाला ऑप्शन, क्या पता कभी नौबत आ जाए पॉलिसी रिवाइव करने की, एनीथिंग कैन हैपन, राइट। तो आपने उसको ओके कर दिया, लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो शायद आप मुसीबत में फंस सकते हैं। मुसीबत बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी ही है। आपको ये लगता है कि लॉक इन तो 5 साल का है, मैं उसके बाद पैसे निकाल लूँगा, लेकिन अगर आपने ये 3 साल वाला ऑप्शन ले लिया है, रिवाइवल वाला ऑप्शन, तो शायद आपको 5 साल के बाद पैसे ना मिले। क्यों? क्योंकि पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है, in case the policy holder opts to revive but does not revive the policy during the revival period, the proceeds of the discontinued policy fund shall be paid to the policy holder at the end of the revival period or lock-in period, whichever is later. मान लीजिए कि आपने 3 साल तक पॉलिसी प्रीमियम भरा, चौथे साल में आपने नहीं भरा और उसके बाद आपने इस 3 साल के रिवाइवल पीरियड के लिए ओके भी कर दिया, लेकिन आपने अपनी पॉलिसी रिवाइव नहीं करी। आपको लगता है कि 5वें साल में के बाद जैसे ही लॉक इन ख़त्म होगा आप
पैसे आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर लेटर क्या होगा, लेटर होगा वो 3 साल का रिवाइवल पीरियड, तो आपको छठे साल के बाद पैसे मिलेंगे। इसीलिए अगर पॉलिसी बंद करने का यूलिप बंद करने का मन बना लिया है तो सरेंडर करना प्रेफर करें। आप डिसकंटिन्यू करके और ये रिवाइवल वगैरह को ऑप्ट ना करें, बेवजह का झंझट में फंस सकते हैं। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप सरेंडर करते हैं पॉलिसी को और पॉलिसी आपकी चली जाती है डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड में, तो उसके बाद भी आपको फंड मैनेजमेंट चार्ज देना पड़ता है। वो आपकी जो जमा की हुई पैसे हैं ना, यूनिट्स जो आपकी बनी है वहाँ से ली जाएंगी, वो करीब 0.5% तक हो सकता है। लेकिन साथ ही आपको उस पैसे पर एक मिनिमम गारंटीड इंटरेस्ट भी मिलेगा जो अभी 3.5 से 4% के आसपास का है शायद। मुझे किसी में 3.5 दिखा, किसी में 4 दिखा, तो जो लेटेस्ट पॉलिसी होगी, जो लेटेस्ट रेट है वो मुझे नहीं पता, मुझे लगता है वो 3.5 से 4% के बीच का हो सकता है। अब सेकेंड सिचुएशन, जहां यूलिप ने 5 साल का लॉक इन ख़त्म कर लिया है। ऐसे केस में सबसे पहले अगर आप सरेंडर कर रहे हैं अपनी पॉलिसी, तो आपका जो उस दिन का NAV होगा उसके हिसाब से आपका फ़ंड वैल्यू कैलकुलेट होगा और आपको पैसे दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो रही है प्रीमियम नहीं देने की वजह से, तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा और उसके बाद आपकी पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर भी आपको इंश्योरेंस कंपनी ये सहूलियत देती है कि आप एक ऑप्शन लीजिए जहाँ पर आप 3 साल तक का पीरियड आपको मिलता है पॉलिसी रिवाइव करने का। और अगर आप ये ऑप्शन लेते हैं और फिर भी अपनी पॉलिसी को रिवाइव नहीं करते हैं, तो ये लिखा होता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कि इसमें जो पैसे हैं आपको दैट विल बी पेड टू यू एट द एंड ऑफ द रिवाइवल पीरियड और मैच्योरिटी विच एवर इज़ अर्लियर। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और भी ऑप्शन मिलता है, कंटिन्यू द पॉलिसी ड्यूरिंग द रिवाइवल पीरियड विथ ओरिजिनल सम अश्योर्ड। क्योंकि आपने प्रीमियम नहीं भरा है और ग्रेस पीरियड के बाद आपके पॉलिसी को पेड अप में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो उसके हिसाब से आपका सम अश्योर्ड भी कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल रहा है कि आप इसको ओरिजिनल जो सम अश्योर्ड था उसके साथ ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये ऑप्ट करने में कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपके पास से प्रीमियम तो नया कोई नहीं जा रहा, लेकिन जो चार्जेस हैं वो सारे के सारे लग रहे हैं। तो वो सारे लगेंगे, आपके पास जो यूनिट्स एक्यूमुलेट हुई है उसको रिडीम करके कंपनी सारे चार्जेस वसूलती है। चार्जेस क्या क्या होते हैं, वो होंगे पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस जो करीब 1200 रुपये पर एनम तक होता है, मोर्टेलिटी चार्जेस जो कैलकुलेट किया जाता है आपकी सम अश्योर्ड आपके एज उसके हिसाब से, और फंड मैनेजमेंट चार्जेस जिसका जो रेंज है वो 0.75% से 1.35% के बीच में हो सकता है। अब आपको दोनों सिचुएशन यूलिप 5 साल के पहले और 5 साल के बाद डिसकंटिन्यू करने का पूरा प्रोसेस क्या है, चार्जेस किस तरह के लगेंगे, इसकी जानकारी मिल गई है। लौटते हैं अपने पहले सवाल पे, क्या यूलिप को बंद करके म्यूचुअल फंड में निवेश करना सही होगा? अगर ये सवाल आपके दिमाग में आया है तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ रिटर्न के हिसाब से ही आप इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि हम रिटर्न कंपेयर करें। कैसे करेंगे? देखिए, यूलिप में आपको बहुत सारे फ़ंड के ऑप्शन मिलते हैं। उसमें इक्विटी भी होता है, डेट भी होता है, हाइब्रिड भी होता है, सब कॉम्बिनेशन मिलता है। और म्यूचुअल फंड में भी ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो मैंने ये किया कि मॉर्निंग स्टार जो एक साइट है वहाँ पर जाके कंपेयर किया रिज़ल्ट। यूलिप के अंदर जो लार्ज कैप, मिड कैप और मल्टी कैप फंड्स हैं उनका रिटर्न किसके कंपैरिजन में, म्यूचुअल फंड में जो ये कैटेगरी है उनके कंपैरिजन में। तो अब जो भी तस्वीर आपको हम दिखाएंगे ज़रा गौर से पॉज करके भले ही देखिएगा, तो देख लीजिए तो आपको एक बात समझ में आएगी। सबसे पहले लार्ज कैप, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वो है लार्ज कैप फंड यूलिप के अंदर, जो यूलिप पॉलिसीज़ बाज़ार में अवेलेबल हैं उनके अंदर। मैंने सिर्फ टॉप 10 का निकाला है। तो इसमें हमने आपको दिख रहा है यहाँ पर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल का रिटर्न। क्योंकि मैंने 3 साल का रिटर्न के हिसाब से निकाला था तो वो पार्ट हाईलाइटेड दिख रहा होगा, लेकिन आप सभी रिटर्न पे नज़र डालें और आप देखेंगे कैटेगरी एवरेज जो है वो 18% के आसपास का है। अब दूसरी तस्वीर जो आपके सामने आ रही है वो है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। यहाँ पर टॉप 10 परफॉर्मिंग जो फंड्स हैं ये हमने निकाला हुआ है और इनका भी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 और 10 साल का
ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर आपको या रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो कैटेगरी एवरेज है वो आपको इनफैक्ट यूलिप से कम दिख रहा है, 17.84%। नेक्स्ट आइए आप मिड कैप में। मिड कैप में आप देखिए जो यूलिप के तहत मिड कैप फंड्स अवेलेबल हैं वहाँ पर कैटेगरी एवरेज है 24% का, और वहीं म्यूचुअल फंड में जो कैटेगरी एवरेज है वो है 27% का। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखेगा मिड कैप में यूलिप और म्यूचुअल फंड के रिटर्न में। एक बार मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप भी देख लेते हैं। मल्टी कैप यूलिप के तहत वहाँ पर आपको कैटेगरी एवरेज मिलेगा 19% का और दिख रहा है फिलहाल अभी, और जो फ्लेक्सी कैप है म्यूचुअल फंड की कैटेगरी जो मल्टी कैप की तरह यूलिप के मल्टी कैप की तरह काम करती है, वहाँ पर ये 20% का है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो रिटर्न का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, इनफैक्ट कैटेगरी एवरेज के हिसाब से तो लार्ज कैप में यूलिप के फंड्स का ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको एक बात समझने की होगी, यहाँ पर हम फंड के रिटर्न की तुलना कर रहे हैं, करेक्ट? तो NAV से निकाल के NAV टू NAV निकाल के और वो आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है। लेकिन जो रिटर्न आपको यूलिप के फंड्स का दिख रहा है वो रिटर्न आपको भी मिल रहा हो ये एकदम ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें आपके जो पैसे हैं, आप जो लगाते हैं पैसे, प्रीमियम भरते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें कटती हैं। चार्जेस जो हमने पहले जिक्र किया था, प्रीमियम एलोकेशन चार्ज भी हो सकता है, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज भी होता है, मोर्टेलिटी रेट भी चार्जेस भी होते हैं, फिर फंड मैनेजमेंट चार्जेस भी होते हैं। तो वो सारे चार्ज इंक्लूड करके ये रिटर्न नहीं दिखाए जा रहे हैं आपको, यहाँ सिर्फ फंड का परफॉर्मेंस दिखाया जा रहा है। इसलिए जो रिटर्न आपको अभी दिखी है तस्वीरों में वो आपको भी मिल रही हो आपके यूलिप में, ये एकदम ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात, अगर आप सोच रहे हैं इसको स्विच करने के लिए, अपने यूलिप से आप म्यूचुअल फंड में स्विच करने की सोच रहे हैं और आपका लॉक इन ख़त्म हो चुका है, 5 साल 6 साल हो चुका है उसको पूरा, तो बहुत ज़रूरी है कि एक बार आपने जिस भी यूलिप के फंड में, मान लीजिए आपने मिड कैप फंड में, कोई एक पर्टिकुलर यूलिप के मिड कैप फंड में निवेश किया था, तो 6 साल में आपको जो रिटर्न मिल रहा है और उसकी तुलना कर लीजिए एक बार म्यूचुअल फंड में मिड कैप कैटेगरी क्या रिटर्न दे रहा है। अगर आप अपने यूलिप के मिड कैप फंड के रिटर्न से संतुष्ट हैं तो मुझे लगता नहीं है कि आपको स्विच करने की ज़रूरत होगी फिर। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये तो बहुत बड़ा गैप है तो फिर आपको जवाब पता है। अगर लॉक इन ख़त्म नहीं हुआ है तो यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं। अगर पॉलिसी को 3-4 साल हो चुके हैं तो मुझे लगता है कि आप उसका लॉक इन पूरा होने दीजिए, 5 साल तक कंटिन्यू कर लीजिए, उसके बाद सरेंडर कर दीजिएगा। सिर्फ 1 या 2 साल के लिए क्यों आप बेवजह का डिसकंटिन्यूएंस चार्ज देंगे, डजंट मेक एनी सेंस टू मी। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी को 1 या 2 साल ही हुए हैं तो ये सही वक्त रहेगा कि आप उसको प्रीमियम देना बंद कीजिए, सरेंडर कर दीजिए इनफैक्ट, और उसके बाद वो पैसे प्रीमियम के आप म्यूचुअल फंड में लगाइए। वैसे भी आपको पैसे तो 5 साल के बाद ही मिलने हैं, वो पहले तो जो आपका जो जमा हो चुका है पैसा यूलिप में वो तो 5 साल के बाद ही मिलेगा। अच्छा, एक बात का आखिर में ख्याल और रखिएगा कि कई दफ़ा कई लोगों को टर्म प्लान नहीं मिलता है, तो वो कई तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेकर निवेश करते हैं उसमें, क्योंकि जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी जिसमें इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट भी होता है उसमें इंश्योरेंस कंपोनेंट भी होता है, तो यूलिप में भी आपको एक कवर मिलता है। तो जिन लोगों को टर्म प्लान किसी भी वजह से नहीं मिला है और वो यूलिप के ज़रिए ही कवर्ड हैं, उनके पास एक एटलीस्ट कुछ सम अश्योर्ड है, कुछ कवर है, तो मुझे लगता है कि आपको यूलिप बंद नहीं करना चाहिए। आप अलग से म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कीजिए, आप उस यूलिप को कंटिन्यू कीजिए। किसी के पास ये भी हो सकता है कि उनका 50 लाख का कवर हो, 30 लाख एक स्टैंड अलोन टर्म प्लान में से मिल रहा है और बाकी 20 लाख उन्होंने अलग अलग यूलिप में निवेश किया, तो वहाँ से जुड़ के 20 लाख का कवर मिल रहा है। अगर आप वैसे उस कैटेगरी में आते हैं तो यूलिप बंद करने के पहले वो 20 लाख के कवर का एक जुगाड़ अलग से कीजिए, मतलब एक और टर्म प्लान ले लीजिए, तभी यूलिप बंद कीजिएगा, उसके पहले नहीं। तो इस बात का ख्याल रखिए। तो उम्मीद करते हैं कि यूलिप बंद करके म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, ये सही स्ट्रैटेजी है या नहीं है, इसका जवाब आपको मोटे तौर पर मिल गया होगा। कोई भी एक स्ट्रैटेजी
सभी निवेशकों पर कभी लागू नहीं होगी। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल उनके सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए आप मेरी बात को थंब रूल मान के कभी मत चलिएगा। अपने हालात को पहले असेस कीजिए और उसके बाद आप, और जो मैंने पैरामीटर्स बताए हैं उस पर चेक करें कि आप कितना नुकसान आपको हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर आप कॉल लेंगे। ओके, तो फिलहाल के लिए इतना ही। कोई सवाल हो तो नीचे आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो कैसा लगा, फीडबैक वगैरह सब आप मुझे नीचे देंगे कमेंट में लिखकर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा ईमेल आईडी मिल जाएगा। आपको अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा इंस्टा हैंडल मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, कुछ फेक अकाउंट इंस्टा पर बीवेल्दी के नाम से होंगे और यूट्यूब पर भी होते हैं, तो आप उनसे ज़रा सावधान रहिए। याद रखिए, आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी। और हाँ, जाने के पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।